हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के साइंस के चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों पार्ट 3 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 2 में मानव में पाचन प्रक्रिया के बारे में सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में श्वसन की प्रक्रिया। तो देखते हैं आज का कौन कौन सा प्रश्न होगा। दोस्तों पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। ठीक है। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वायवीय श्वसन यानी कि इसको ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, और अवायवीय श्वसन यानी कि अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है। उसके बाद अंतर श्वसन और उच्छ्वसन में क्या अंतर है पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न का हम आंसर करेंगे कि मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, मतलब मानव श्वसन तंत्र का हमें क्या करना है, चित्र बनाना है। और पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। छठा प्रश्न पढ़ेंगे कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। ठीक है, यानी कि जो जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव है उससे ऑक्सीजन आसानी से मिल जाती है, तो ये कैसे है ये हमें आंसर करना है। सातवां प्रश्न पढ़ेंगे कि अधिक व्यायाम करने के दौरान, ठीक है, अधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऐंठन यानी कि दर्द उत्पन्न होने लगता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है। उसके बाद आठवां पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया क्या होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। नौवां प्रश्न पढ़ेंगे मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम आज का पढ़ेंगे किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और ये कहाँ होता है। ठीक है, तो लगभग सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको बहुत आसानी तरीके से सिंपल भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न जैसे कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण कर इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन अर्थात ग्लूकोज के ऑक्सीकरण करने में किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लो कि श्वसन क्या होता है, वो सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जहाँ से हम क्या करते हैं कि नाक द्वारा हम क्या करते हैं या मुंह द्वारा यानी कि नासा द्वारा हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और इस ऑक्सीजन का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, ग्लूकोज के दहन के रूप में, ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त करें। तो श्वसन मतलब सांस लेने से लेकर और ऊर्जा प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया, वहाँ तक की सभी प्रक्रिया मिलाकर क्या कहलाती हैं, श्वसन कहलाती हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमें मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी का फुल फॉर्म ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ए फॉर एडेनोसाइन, टी फॉर ट्राई हो गया और पी फॉर फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से, और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, आपको मालूम है कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया में जब ग्लूकोज का दहन होता है तो उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं। ठीक है, और ऊर्जा का उपयोग करते हैं हम अपने शारीरिक कार्य के लिए। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। ठीक है, तो श्वसन एक क्या है, अपचयी प्रक्रम है। अपचयी प्रक्रम होता है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी प्रक्रम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है ना, इसमें ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। फिर से समझ लो कि श्वसन में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिसके वजह से ग्लूकोज का विखंडन यानी दहन होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का संश्लेषण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है ना। सांस जब लेते हैं हम तो ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसका तीसरा आप लिखोगे श्वसन जैव ऊर्जा उत्पादन का एकमात्र साधन है। ठीक है, सांस लेते हैं ना तो जीवों में ऊर्जा का उत्पादन का एकमात्र साधन है, जबकि प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, भोजन का उत्पादन होता है। ठीक है, इससे क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में हम अंतर लिखेंगे। तो आपने ये पूरा कंप्लीट समझ लिया, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, या इसको ये कह सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है कि ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का टेबल बना के लिख देंगे अलग अलग कॉलम में। पहला होगा कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायवीय यानी कि वायु की उपस्थिति में, और वायु स्पेशली कौन है, ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।
और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन जब मौजूद नहीं रहता और फिर भी ऊर्जा की जरूरत होती है तो वहाँ पे अवायवीय श्वसन का उपयोग करना होता है। ठीक है, अवायवीय, वायु जहाँ पे ना हो। ठीक है, दूसरा है कि यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, जबकि ये सिर्फ कोशिका द्रव में होता है। तीसरा आप लिखो वायवीय श्वसन में कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और फलस्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, यानी इसमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है और उसके फलस्वरूप सांस जब श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और साथ साथ में ऊर्जा का भी निर्माण होता है। किस रूप में, एटीपी के रूप में, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा था एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी आंशिक दहन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद चौथा आप लिखोगे कि इसमें अधिक ऊर्जा, कितनी ऊर्जा, 36 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी ऊर्जा की माप होती है शरीर में जो एनर्जी है, और इसमें कम ऊर्जा यानी 2 एटीपी का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल मानव हो गया और इसका एग्जाम्पल ईस्ट हो गया। अब आपको देखो बताता हूँ, जैसे हम भी अवायवीय श्वसन उपयोग करते हैं कब, जब हम कोई बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे एक्सरसाइज होना, दौड़ना, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा सांस लेना पड़ता है ना। क्यों, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन के साथ ही तो ग्लूकोज का दहन होगा। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन कम पड़ जाता है, तो हमारे शरीर के कोशिकाओं में क्या होता है कि बिना वायु की उपस्थिति में ही ग्लूकोज का दहन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया अवायवीय श्वसन होता है और इस प्रक्रिया में देखो क्या क्या निर्माण होता है, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ठीक है, और ऊर्जा मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। अब ये जो लैक्टिक अम्ल है ना, इसी की वजह से हमारे शरीर में ना दर्द होता है अगर हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो। ठीक है, लैक्टिक अम्ल की वजह से ही ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से किस पदार्थ की वजह से हमारे शरीर में दर्द की अनुभूति होती है। ठीक है, अगर कोई मेहनत वाला या व्यायाम हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया, इसको अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है कि अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में क्या अंतर है। ठीक है, अंतःश्वसन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो अंतःश्वसन हो गया और जब छोड़ते हैं तो उच्छ्वसन होता है। सिंपल सा डेफिनेशन आप समझ लो। ठीक है, बाकी इसको पूरा डिटेल में कैसे लिखेंगे कि अंतःश्वसन उच्छ्वसन में निम्नलिखित अंतर है। इसमें क्या होता है, वक्षीय गुहा फैलती है। जब आप सांस लेते हो ना तो आप देखोगे ना कि आपके जो गुहा है ना, वक्षीय गुहा यानी कि चेस्ट आप देखोगे ना तो फैलेगा। ठीक है, तो ये गुहा फैलती है, जबकि उच्छ्वसन में जब आप सांस छोड़ते हो तो ये क्या होती है, मूल आकार में आ जाती है। ठीक है, आप एक बार सांस लेकर छोड़ के देखो क्या होगा कि वक्षीय गुहा अंतःश्वसन में, यानी जब सांस अंदर लेते हैं तो फैलता है और जब छोड़ देते हैं तो फिर वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात कि जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो पसलियों में से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है, लेकिन क्या होता है कि आपकी जो पेशियाँ हैं ना वो सिकुड़ती है अंदर की तरफ, आप फील करो सांस लेके। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा उच्छ्वसन में होता है। जब आप सांस छोड़ते हो तो फिर क्या होता है, जो पसलियों के साथ पेशियाँ जो लगी हुई है वो शिथिल हो जाती है, यानी कि ढीली पड़ जाती है। तीसरा होता है कि जब आप अंतःश्वसन करते हो तो इसमें वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। अंतःश्वसन में क्या होता है, गुहा में वायु दाब कम हो जाता है और वायु यानी कि ऑक्सीजन फेफड़ों में भरती है। जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़ों में आके भर जाती है, जबकि आप सांस छोड़ते हो तो गुहा में वायु दाब बढ़ जाता है और वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है ना। लेते हैं जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन ही तो लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये समझ में आ गया, सिंपल सा है, बिल्कुल याद कर लोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपका अनुप्रस्थ काट में फिगर है जो आपको एग्जाम में बनाना होगा और यहाँ पे 3D मॉडल में आप देख रहे होगे, है ना। तो इसमें देखो होता क्या है, एक नासा द्वार होता है और एक मुख गुहा होता है। तो नाक या मुंह दोनों द्वारा हम सांस ले सकते हैं। ये आगे कहाँ मिलता है, ग्रसनी में, और श्वास नली के थ्रू कहाँ जाता है, ये फेफड़ों में अंदर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो कई बार होता है कि यहाँ पर ना खाना खाने वाला जो नली होता है, ठीक है, और श्वास नली दोनों यहाँ पर जुड़ते हैं। ठीक है, तो भोजन आमाशय में चला जाता है। लेकिन कई बार होता है कि जब हम खाना खाते हैं और गलती से हम कुछ बातें कर रहे हो या सोच रहे हो तो उस टाइम में भोजन जो है ना श्वास नली के थ्रू फेफड़ों की साइड में चला जाता है, तो उस टाइम में हिचकी आने लगती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है कि प्रेशर अंदर की ओर फेफड़े की तरफ से वो क्या करता है, प्रेशर मारता है, कहता है कि इधर तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम रास्ता भटक गए हो, दूसरी तरफ जाओ, है ना। तो ये होता है रियल मतलब हिचकी आने का कारण। ठीक है,
लेकिन हम क्या कहते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है, हम किसी को याद करते हैं तब हिचकियाँ एक्चुअली आती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, कई बार ऐसे भी होता है कि हम कई बातों में खो जाते हैं और हमें ध्यान ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, तो इस वजह से वो भोजन दूसरे साइड में चला जाता है। ठीक है, तो ग्रसन यहाँ पर कंठ आ गया, फिर श्वास नली के थ्रू यहाँ पर आगे डायफ्राम में जो है ये पूरा ढांचा जो है श्वसनिका, कुपिका कोश छोटे छोटे कोश होते हैं। ठीक है, जिसमें आके हवाएं भरती हैं, फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं, फुफ्फुस होता है, पसलियाँ होती है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ होते हैं। कुपिका देखो इस तरीके से होते हैं, इसमें आके हवाएं भरती हैं। तो ये कंप्लीट जो है श्वसन तंत्र का डायग्राम है। ठीक है, तो आपको ये बनाना होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, यानी कि मनुष्य किस प्रकार से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ता है, इसका पूरा प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है, जो रक्त में हमारे हीमोग्लोबिन होता है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे शरीर के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का और वापस कार्बन डाइऑक्साइड लाने का। ठीक है, तो ये क्या करता है कि फेफड़ों के वायुकोश में उपस्थित, फेफड़े में बहुत सारे वायुकोश होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वायुकोश में भर जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो उस वायुकोश में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देता है रक्त के थ्रू। ठीक है, और वहाँ पर फिर क्या होता है कि उस ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ दहन होता है और एनर्जी रिलीज होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो फिर क्या होता है कि जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है उसको वापस रक्त के साथ मिलकर और फेफड़े तक पहुँच जाता है और फिर फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़े के वायुकोश में भर जाता है। अब वहाँ क्या होता है कि रक्त आकर उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बना लेता है और पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। फिर कोशिकाओं में क्या होता है कि ग्लूकोज का दहन होता है ना, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्पादन होता है। तो अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के साथ क्या होता है मिलकर वापस कहाँ जाता है? फेफड़ों में। और फिर फेफड़े क्या करता है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और फिर शरीर से बाहर हम उसको सांस छोड़ने की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। यानी कि आपको ये बताना है कि एक स्थलीय जीव है ना, जलीय जीव से सांस लेने के कारण, मतलब सांस लेने की दिशा में किस प्रकार से उत्तम है या लाभप्रद है। तो इसको आप किस प्रकार से लिखोगे कि जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों द्वारा ग्रहण करके श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, अब देखो जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ये आपको तो मालूम है। तो क्या होता है कि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों का श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि जलीय जीव क्या करते हैं कि बहुत जल्दी उनको सांस लेने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनको उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ठीक है, जबकि स्थल पर रहने वाले जो जीव है उनको ऑक्सीजन पूरा मिलता है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जीवों का स्थलीय जीवों का श्वसन की क्रिया आसान और धीरे होती है। समझ में आया? बस सिंपल ये रीज़न आपको लिखना है कि जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन को ही विभिन्न अंगों के द्वारा श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन बात यह है कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है। बस यही रीज़न है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव लाभप्रद है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है कि अधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऐंठन उत्पन्न होने लगता है, क्यों? ऐंठन का मतलब दर्द। ठीक है, दर्द होता है, आखिर क्यों होता है इसके बारे में हमें आंसर करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि अधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी की पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। इतना मतलब व्यायाम करते टाइम में या दौड़ते टाइम में क्या होता है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा उतना नहीं मिल पाती जितना कि उसे चाहिए होता है ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है कि जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का आंशिक क्या होता है विखंडन होने लगता है। ठीक है, और उसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल के बारे में अभी मैंने पीछे बताया कि लैक्टिक अम्ल के वजह से ही होता है, तो इसको तो ऑब्जेक्टिव के रूप में याद ही कर लेना।
तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और पेशियों में अधिक मात्रा में जब लैक्टिक अम्ल के संचयन का कारण होता है, मतलब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, तो इसी वजह से शरीर में ऐंठन और दर्द होने लगता है। फिर हम गोलियां खा लेते हैं, लैक्टिक अम्ल को कम कर देता है, ठीक है, और फिर हमें आराम मिलता है। समझ में आ गया ना। तो इसका मेन रीज़न होता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अब ये जो है ग्लूकोज के विखंडन के अलग अलग तरीके नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन का एक स्टेप मतलब लिखित चित्र बनाए, इस तरीके से आ सकता है। तो देखो, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस हो सकता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल हो ही ना, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये किस में होता है, ईस्ट में किया जाता है। इस मेथड को किण्वन विधि कहा जाता है। दूसरा होता है ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन का अभाव का मतलब ऑक्सीजन होता है लेकिन कम होता है, तो उस कंडीशन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। और साथ में हमें 2 ATP ऊर्जा मिलती है। तो ये हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है, यानी कि हमारे मांसपेशियों में होता है। और इसी के वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में दर्द का अनुभव होता है। और एक होता है कि ऑक्सीजन पूरी मात्रा में, यानी ऑक्सीजन उपस्थित है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं, तो इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा कहाँ पे स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मालूम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो जो ऊर्जा कोशिकाओं में बनता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है, और उसी ऊर्जा का हम उपयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया क्या है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया क्या होती है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ग्लूकोज अणु का कोशिका द्रव में विशिष्ट एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित चरणबद्ध प्रतिक्रिया है, ठीक है। यानी कोशिका द्रव में क्या होता है, ग्लूकोज अणु का क्या होता है कि दहन होता है, ठीक है। तो ये विशिष्ट एंजाइमों द्वारा होता है और एक चरणबद्ध तरीका से होता है, जिसमें ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से पायरुविक अम्ल बनता है, ठीक है। कोशिका द्रव में होता है आंशिक विखंडन, पूर्ण रूप से विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो जब कोशिका द्रव में होता है तो वहाँ पर पायरुविक अम्ल बनता है और वहाँ पर 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यही मेथड जो होता है ना, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसके लिए आंसर हम क्या लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। आपको मालूम होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग जो होता है ना, लाल होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या होता है, इसका मुख्य काम यही होता है कि जो हम सांस लेते हैं ना, तो उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ घुलाकर हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बना लेता है और वहाँ से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाता है, ठीक है। तो सोच लो कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर नहीं होगा तो कोशिकाओं तक हमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का दहन संभव नहीं है, तो हम मर सकते हैं, है ना। यानी हमें ऊर्जा कम मिलेगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, ठीक है। तो यही लिखना हमें कि हीमोग्लोबिन कमी के कारण शरीर में सभी कोशिकाओं तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसके कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज का दहन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, है ना, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। अतः हमें कमजोरी और थकान अनुभव होगा और यहाँ तक कि हम मर भी सकते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहाँ पे होता है, तो रक्त में होता है, स्पेशली किस में, RBC में, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और ये कहाँ होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप आंसर क्या लिखोगे, किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। तो ये किण्वन एक अवायवीय श्वसन है और ये ईस्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है। ईस्ट में स्पेशली ये होता है। और इससे क्या होता है कि पायरुवेट को एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह ईस्ट कोशिकाओं द्वारा जाइमेज एंजाइम के स्राव के फलस्वरूप संपन्न होता है, ठीक है। तो किण्वन क्या है, एक अवायवीय श्वसन है और किसके द्वारा, ईस्ट द्वारा होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि पायरुवेट को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। और यह ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा जाइमेज एंजाइम के स्राव के फलस्वरूप संपन्न होता है, ठीक है। अब आगे इसमें लिखेंगे कि पौधों में एक नोट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना कि पौधों में गैस का आदान प्रदान उनके पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा विष्टन प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। हमने पहले पार्ट में रंध्र के बारे में पढ़ा था। तो रंध्र द्वारा ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन भी होता है पौधों में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है,
तो आप क्या लिखोगे, रंध्र के द्वारा, जिसको इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी पे नोट कर लेना और याद कर लेना। ठीक है, या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने ये सारा लिखा हुआ है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने पढ़ा आज श्वसन किसे कहते हैं, वायवीय और अवायु श्वसन में क्या अंतर है, अंतर श्वसन उच्छ्वसन में क्या अंतर है, मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया हमने। मनुष्यों में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से मतलब परिवहन होता है पढ़ लिया। और उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव सांस लेने की प्रक्रिया में लाभप्रद है, तो कैसे। अधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऐंठन उत्पन्न क्यों होता है, यानी दर्द क्यों होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने पढ़ा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कमी के क्या परिणाम हो सकते हो हमने पढ़ा। किण्वन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से यह हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम संवहन पढ़ेंगे, संवहन या फिर परिवहन या फिर उसको वहन कहते हैं, जिसमें हम हार्ट के बारे में यानी कि हृदय के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।